नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एनसीए डिजिटल क्लासरूम में। मैं शिवदयाल दाकड़ एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षाएं जो है वो 4 मार्च से स्टार्ट हो रही है। तो उसी के संदर्भ में कृषि विज्ञान के जो छात्र हैं उनके लिए मैं एग्रीकल्चर का एक मॉडल पेपर लेके आया हूं और इस मॉडल पेपर को आप सभी लोग अधिक से अधिक देखिए, क्योंकि इसी के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं और आपके यही पैटर्न रहने वाला है। आपके जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे वो 56 नंबर का पेपर आएगा। तो आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को देखकर ये आइडिया लगा सकते हो कहां से किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे और उनके आंसर्स जो है आपको किस तरीके से देने हैं और आंसर कैसे देने हैं इसका भी एक पैटर्न बोर्ड की जो कॉपी है वो आपको मैं दिखा दूंगा। तो मित्रों, आज का जो मॉडल पेपर है कृषि विज्ञान का, आइए इसकी अपन शुरुआत करते हैं। किस तरीके से आपके क्वेश्चन हैं, इसमें आपके ए पार्ट बी पार्ट सभी तरीके के यहां पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले यहां पर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी अपन बात करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो अच्छे से तैयार करने हैं। तो यहां पर देखिएगा मित्रों, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो है आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन वहां पर रहने वाले हैं। देखो, पहला जो प्रश्न है आपके क्या कह रहा है, ये नीचे दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों के सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको वहां पर क्या है, टिक तो लगाना ही नहीं है, टिक तो पेपर में लगा सकते हो। इस प्रश्न का जो भी उत्तर है आप क्या करने, वहां पर क्या है, एक तरीके से आप उसको एक तरीके से कॉपी के अंदर लिख दीजिएगा। तो आप देखिए, पहला प्रश्न जो है, आधार बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है। आपको जब मैंने थ्योरी की क्लास पढ़ाई थी तो 4 प्रकार के बीज बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से बताए थे? सबसे पहले न्यूक्लियस सीड जिसको केंद्रक बीज कहते हैं, उसके बाद प्रजनक बीज जिसको ब्रीडर सीड कहते हैं, उसके बाद फाउंडेशन सीड जिसको आधार बीज कहते हैं, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड सीड जो भारत में नहीं बनता है, और उसके बाद है एक प्रमाणित बीज। तो ये बीज है, बीजों की एक श्रेणी है जो मैं आपको बता देता हूं। इंपोर्टेंट प्रश्न यहां पर बन सकता है। सबसे पहले आपको पता है केंद्रक बीज जो होता है न्यूक्लियस सीड, ध्यान रखना है, न्यूक्लियस सीड इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसके बाद जो होता है वो आपको याद रखना है बेटा, प्रजनक बीज। प्रजनक बीज जिसको हम कहते हैं ब्रीडर सीड अपन कहते हैं। एक होता है अपने पास आधार सीड, कौन सा होता है बेटा, आधार बीज होता है। और एक अपने पास याद रखना है कौन सा होता है, पंजीकृत बीज। कौन सा होता है बेटा, पंजीकृत बीज होता है, याद रखना है। और एक अपने पास होता है प्रमाणित बीज। ठीक है, ये 5 बीज है, आपको याद रखना है। प्रमाणित बीज, इनमें से ये वाला जो बीज है ये भारत में बनता ही नहीं है, तो इसकी अपन क्या है, बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, देखिएगा, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड, ये बीज है। इसमें से आपको यहां पर टैग पूछा गया है, तो आपको यहां पर टैग जो है इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूं। इसका टैग जो है वो पासबानी। कैसी याद रखोगे आप लोग, पासबानी। तो यहां पर अपन कहां से स्टार्ट करें, देखो यहां पर ये है, अपने यहां से अपन ले सकते हैं इसको पास, ध्यान रखिएगा, यहां से अपन ले सकते हैं इसको पास बानी। ठीक है, बानी, इस तरीके से क्या है, आपको यहां पर एक ट्रिक नजर आ रही है। इस ट्रिक से क्या है, यहां पर देखो, सबसे पहले इसका हो जाएगा पीला, सुनहरा पीला जिसको अपन कह सकते हैं। आधार बीज का यहां पर सफेद रंग हो जाएगा, सफेद रंग। ठीक है, इसका हो जाएगा बैंगनी हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके नीला। कैसा हो जाएगा बेटा, नीला हो जाएगा, और याद रखना है। ठीक है, प्रजनक बीज जो है अपन इसमें लिख सकते हैं सुनहरा पीला। कौन सा लिख सकते हैं, सुनहरा पीला। अब आपको यहां पर एक बीज का पूछा गया है, आपको आधार बीज का पूछा गया है, तो आप आधार बीज पर कौन सा रंग का टैग होता है, सफेद रंग का टैग होता है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और याद रखिएगा, प्रमाणित बीज जो होता है ये किसानों को वितरित किया जाता है। किसके, है ना, किसानों को, ध्यान रखना है, किसानों को खेती के लिए, खेती हेतु क्या किया जाता है, खेती हेतु वितरित किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। तो यहां से आपसे बीज से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है, बन सकता। आधार बीज को हम कह सकते हैं, है ना, इसको हम मात्रक बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मदर सीड के नाम से जानते हैं, मात्रक बीज कहते हैं, इसको ध्यान रखना है, मदर सीड अपन इसको कह सकते हैं। तो यहां बीज से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो आपको याद रखिएगा। अब देखो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, अपने आधार बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है, तो सफेद रंग का टैग लगा होता है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। एपिकेरनिया का उपयोग एक तरीके से ये जैविक नियंत्रण है,
बायोलॉजिकल कंट्रोल है। ये एपिकेरनिया जो है इसका उपयोग किस फसल में, है ना, कीट को नियंत्रित करने के लिए, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका गन्ना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये सेकंड चैप्टर से आया है, जैविक खेती से। ठीक, ये बीज के बारे में मैंने समझा दिया। कपास की जल मांग, आपको जल मांग जो है याद रखना है, सभी फसल की जल मांग आपको याद रखनी है। यहां पर कपास की दी गई है 700 से 1300 mm, यहां पर याद रखना है। आपको विशेष तौर से यहां पर एक तरीके से गन्ने की जल मांग पढ़ के जानी है। इसके अलावा आपको पता है चावल की पढ़ के जानी है। ठीक है, गन्ने की सर्वाधिक होती है 1500 से 2500 mm, आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, ये अपने को याद रखना है, ये आपको मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, चावल की 900 से 2500 mm होती है, ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है। यहां पर ये जल मांग, ठीक है, जल मांग से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर सभी की जल मांग विशेष तौर से आपको याद रखनी है। बात समझ में आई ना? चलो, यहां पर गेहूं की, ना, गेहूं की कभी पूछ ली जाए तो याद रखना है, गेहूं की जो होती है वो आपको यहां पर 450 से 600 के आसपास यहां पर याद रखना है। कपास की आपको याद रखनी है 700 से 1300, यहां पर आपसे कभी पूछी जाए तो ये जल मांग आपसे कभी एग्जाम में पूछी जाए तो आपके एक टेबल बनी हुई है, तो आप सभी लोग यहां पर उस टेबल को याद रखें। गेहूं की यहां पर 650 तक आप याद रखेंगे, 650 तक। ठीक है, तो ये अपने को कुछ जल मांग आपको विशेष तौर से याद रखनी है। कपास की बात की गई है तो ये 700 से 1300 mm हो जाएगा, याद रखना है। ठीक इसी तरीके से चौड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा शाकनाशी काम में आता है, तो आपको पता है चौड़ी पत्ती के लिए आपको याद रखना है 2,4-D सबसे बढ़िया माना जाता है, ये याद रखना है। बाकी खरपतवारों का वर्गीकरण जो है आपको थ्योरी की क्लास में पढ़ाया गया है, उसको अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक फसल है। आपको पता है जो दलहनी फसलें होती है, दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जो क्या करता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, याद रखना है। तो आपको यहां पर कोई सी भी दलहनी फसल हो, है ना, राजमा को छोड़कर स्थिरीकरण करता है। राजमा जो है वो आपको पता है यहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। तो यहां पर अब देखो दलहनी फसल कौन सी है, तो यहां पर ये नहीं है बेटा, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका उड़द हो जाएगा। आपसे कोई भी दलहनी फसल पूछी जाए सिर्फ राजमा को छोड़कर, तो यहां पर आपको याद रखना है दलहनी फसल क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, क्योंकि इनकी जड़ ग्रंथियों में क्या, कौन सा जीवाणु पाया जाता है बेटा, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद है बायो 902 या पूसा जय किसान, किसकी किस्म है, तो ये याद रखना है आपके सरसों की किस्म है। किसकी किस्म है बेटा, सरसों की किस्म है, इसका आंसर आपको याद रखना है, सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेर का पौधे का अंतर क्या है, आपको सभी फल वृक्षों की यहां पर दूरी याद रखनी है। दूरी जो है बुक में दे रखी है वही याद रखे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो दूरी दे रखी है वो आपको याद रखनी है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 × 8 मीटर हो जाएगा। मैंगो का कभी पूछा जाए तो 10 × 10 हो जाएगा, आपको याद रखना है। बेर, खजूर, है ना, आंवला, इनका 8 × 8 होता है। अमरूद जो है इसका 7 × 7 आप याद रखें। अनार का 5 × 5 याद रखें। केले का 1.5 × 1.5 आपको याद रखना है। इसके अलावा अंगूर का 3 × 3 आपको याद रखना है। इस तरीके से सभी फल वृक्षों की दूरी आपको याद रखनी है, मैंने बोल के बता दिया। नेक्स्ट, पूसा मैजेस्टी किसकी किस्म है, तो आपको पता है पूसा मैजेस्टी एक पपीते की किस्म है। किसकी किस्म है, पपीते की। पानक में कुल घुलनशील ठोस, आपको यहां पर पानक का पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में आपको किस किस का दे सकता है, जैम का दे सकता है, जेली का दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको मार्मलेड का भी दे दे कभी, तो याद रखना है मार्मलेड का। हालांकि मार्मलेड नहीं दे रखा आपके सिलेबस में, मुरब्बा दे रखा है, इस मुरब्बे का याद रखें, और एक आपके पानक दे रखा है। इन सभी का आपको टीएसएस याद रखना है ना। जेम का जो होता है वो 68 डिग्री ब्रिक्स होता है, आपको याद रखना है। जेली का 65 डिग्री ब्रिक्स होता है, मैं बोर्ड की बात करूंगा यहां पर।
मार्मलेड का 65 डिग्री ब्रिक्स होता है, आपको याद रखना है। मुरब्बा का जो होता है वो आपको याद रखना है 70% के आसपास होता है, 70 डिग्री ब्रिक्स होता है, 68 से 70। पानक का जो होता है वो 40 डिग्री ब्रिक्स होता है। तो यहां पर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, इनके अलावा आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि दूसरा है ही नहीं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो यहां पर देखो कौन सा आंसर चला जाएगा, 40 इसका राइट आंसर चला जाएगा। भेड़ में मध्यकाल के लक्षण, देखो यहां पर आपको पता है मध्यकाल की, यहां पर अपन बात करें तो मध्यकाल क्या है, देखो गाय भैंस जो है मध्यकाल, मध्यकाल की अपन बात करें या मध्यचक्र, मध्यचक्र यहां पर मध्यकाल नहीं, मध्यचक्र की अपन बात करें, मध्यचक्र, ठीक है। मध्यचक्र आपसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। मध्यकाल के लक्षण यानी कि मध्यचक्र है वो यहां पर स्ट्रेस है ना पीरियड, मध्यकाल यहां पर एक तरीके से मध्यचक्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो मध्यचक्र की अपन बात कर रहे हैं, मध्यचक्र तो ये याद रखना है गाय और भैंस के अंदर आपको याद रखना है लगभग 21 दिन का होता है गाय और भैंस में, ठीक है। गाय और भैंस में कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करें बकरी के अंदर 19 से 21 दिन का होता है, कितना होता है बेटा, 19 से 21 दिन का होता है। और भेड़ के अंदर जरूर याद रखेंगे, भेड़ के अंदर 16.5 दिन का होता है, कितने दिन का, 16.5 दिन का। तो आप यहां पर देखो देखिएगा 16 से 17 दिन दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये तो मैंने आपको समझा दिए। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य क्या था, सवारी प्राप्त करना, वस्त्र प्राप्त, बोझा ढोना। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है पशुओं को पालने का उद्देश्य भोजन प्राप्ति या मांस प्राप्ति के लिए यहां पर पाला गया है। मिनिएचर गाय, ये केरल की गाय है, सबसे छोटी गाय है, आपको याद रखना है। इसके अंदर बेचूर जो है ये सबसे छोटी बोनी गाय मानी जाती है, 87 इसका सेंटीमीटर हाइट होता है। गलगोटू हिमोरेजिक सेप्टिकसीमिया ये जीवाणु द्वारा होता है, पास्चुरेला स्पीसीज, याद रखना है बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट जहरबाद, यहां पर याद रखना है ब्लैक क्वार्टर जो डिजीज होती है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ये किससे होती है, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। आपको सभी बीमारियों के पैथोजन जो है बेटा वो आपको याद रखने हैं, सभी बीमारियों के पैथोजन जो है वो आपको याद रखने हैं, इसका भी एक वीडियो में लेके आ जाऊंगा आपके। दुग्ध जवर आपको याद रखना है, दुग्ध जवर जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है बेटा, कैल्शियम की कमी से होता है। ये इस तरीके से क्या है आपको याद रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है याद रखना है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1977 में, तो ये सारे आपके 12वीं की बुक के अंदर ये क्वेश्चन दे रखे हैं और वहीं से आपके मॉडल पेपर तैयार हुआ है और वहीं से आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर भी तैयार होगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, इनके आंसर्स जो है बेटा आपको बोर्ड के द्वारा दी गई कॉपी के अंदर आपको लिखना है, क्योंकि वहां ओमार नहीं मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि सर ऑब्जेक्टिव के लिए ओमार मिलेगी क्या, नहीं, वहां पर बोर्ड की जो कॉपी दी जाएगी उसके अंदर ये लिखना है, ठीक है। फिर आपके कुछ रिक्त स्थान आएंगे, 4 रिक्त स्थान। नीलहरी शैवाल का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये चावल की फसल में किया जाता है, किसकी फसल में किया जाता है, चावल। नीलहरी शैवाल चावल की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ध्यान रखना है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है, ये अपने को खाली स्थान में भरना है वहां पर, है ना। अरे किस हाइपोजिया एल किसकी है ना, मूंगफली का है, किसका है बेटा, मूंगफली का है। तो आपको याद रखना है इस तरीके से सभी फसलों के वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फसलों के वैज्ञानिक नाम जो है वो आप बताइए, तो सभी फसलों के वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। विधि में वर्गाकार की तुलना में 15%, तो यहां पर किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 15%, तो इसका राइट आंसर होगा षटभुजाकार। कौन सा होगा बेटा, षटभुजाकार इसका आंसर होगा, यह भी अपने को याद रखना है। लखनऊ 49 सरदार, ये किसकी किस्म है, अमरूद की किस्म है, आपको ये ऐसे किस्में याद रखनी है। पैक्टिन परीक्षण जो होता है वो आपको याद रखना है जेल मीटर से किया जाता है, किससे किया जाता है, जेल मीटर से किया जाता है। ये सब आपके खाली स्थान है आधे आधे नंबर के, आपको ये सारे आने चाहिए वहां पर, है ना। इसके अलावा गाय भैंस कितने दिन बाद पुनः ऋतुमय होने के लक्षण, है ना, यानी कि यहां पर आपको याद रखना है पुनः ऋतुमय, तो लगभग 21 दिन, कितने दिन बाद, 21 दिन आपको यहां पर आंसर देना है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये आपको याद रखना है जोहड़बीड़ बीकानेर, ठीक है, जोहड़बीड़ बीकानेर,
बीकानेर लिख दोगे तो भी आपके सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से खाली स्थान आपको भरना है। एंथ्रेक्स बीमारी तो याद रखना है बेसिलस एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से होती है। एंथ्रेसिस जीवाणु जो है उससे ये बीमारी होती है, आपको याद रखना। इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, यहां पर जीवाणु का नाम भी आपको लिखना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का आनंद गुजरात, ठीक है, आनंद गुजरात। तो इसका मुख्यालय आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से क्या है आपके बेटा, एक तरीके से खाली स्थान भी आपको दिए जाएंगे, लगभग 10 खाली स्थान, हर खाली स्थान आपके आधे नंबर का है, यहां पर याद रखना है। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए या एक लाइन में दीजिएगा। बीज की परिभाषा क्या होती है, आपको खूब अच्छे से पढ़ा है। बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जो एक नए पौधे को एक तरीके से अपन कह सकते हैं परिपक्व बीजांड, मैच्योर बीजांड होता है, नए पौधे को जन्म देता है, याद रखना है ये बीज। बीज 4 प्रकार के हैं, अभी आपको बताया था, है ना, निषेचित बीजांड भी बोल सकते हैं, ये बीज की परिभाषा हो जाएगी। गाजर घास के नियंत्रण हेतु कौन से, ये आपको पता है गाजर घास के लिए जाइगोग्रामा बाइकलराटा, जाइगोग्रामा बाइकलराटा जो है आपको याद रखना है, बाइकलराटा। तो ये एक प्रकार से कीट है जिसके द्वारा गाजर घास को कंट्रोल किया है। फसल चक्र की परिभाषा, है ना, आपको पता है एक निश्चित भूभाग पर हम क्या है फसलों को हेर फेर करके बदल बदल कर उनको बोते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, फसल चक्र अपन कहते हैं। हर साल क्रॉप रोटेशन फॉलो करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन फॉलो करने से आपको पता है मृदा की उर्वरता, उत्पादकता सब बनी रहती है। जैसे एक उदाहरण देके बताऊं आपने, जैसे यहां पर दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें, इस तरीके से क्या है अपने को क्रॉप रोटेशन, निश्चित भूभाग पर फसलों को बदल बदल कर बोना, इस तरीके से क्रॉप रोटेशन। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये याद रखना है कुफरी शिमला, कहां पर है, कुफरी शिमला। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एक शब्द में आपको यहां पर कुफरी शिमला, है ना, HP यहां पर याद रखना है, ठीक है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपके कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट, बेर में व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बेर में व्यावसायिक प्रवर्धन आपको याद रखना है, इसमें छल्ला कलिकायन विधि भी काम में ले सकते हैं। छल्ला कलिकायन विधि याद रखना है, छल्ला कलिकायन विधि, या इसको हम कह सकते हैं रिंग मेथड। क्या कह सकते हैं, रिंग मेथड, इसको अपन रिंग बडिंग, क्या कह सकते हैं, रिंग बडिंग इसको अपन कहेंगे। टमाटर के सॉस में अस्थायी परिरक्षक के रूप में, अस्थायी परिरक्षक के रूप में हम नमक काम में ले सकते हैं। नमक जो है वो लगभग 6 से 8% ले सकते हैं। सिरका काम में ले सकते हैं 0.5 से 1.5% के आसपास आपको यहां पर सिरका। तो ये अस्थायी परिरक्षक ध्यान रखना है। उसके बाद देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया गया खुरपका, खुरपका मुंहपका जो है ये विषाणु जनित बीमारी है, किससे होती है, विषाणु की 7 प्रजातियां होती है, आपको याद रखना है ना, AOC सेट, एशिया सेट 1, एशिया सेट 2 और एशिया सेट, इस तरीके से सेट 1, AOC सेट 1, सेट 2, सेट 3 और एशिया सेट फर्स्ट, है ना, प्रजातियां आपको याद रखना है, ये 7 प्रजातियों से होता है। अब इसके लक्षण पूछा गया है, तो आपको पता है लक्षण इसमें क्या है, एक तरीके से पशु का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है नहीं है, और आपको पता है चिपचिपाहट की, उसके मुंह से लार गिरना स्टार्ट हो जाती है, चिपचिपाहट की ध्वनि आती है, इस तरीके से पशु चारा खाना पीना जो है वो बंद कर देता है। ये सारे लक्षण आपको याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। यहां पर ऑपरेशन फ्लड, जैसे आपको पता है ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपको याद रखना है 1970 में प्रारंभ हुआ था, याद रखना है, ठीक है, 1970 से 1978 तक चला था ये, अपने को इस तरीके से क्या है याद रखना। 1978 में दूसरा ऑपरेशन फ्लड का कभी दूसरा स्टेप पूछा जाए तो दूसरा जो द्वितीय चरण है वो याद रखना है। सेकंड जो स्टेप है वो कब स्टार्ट हुई थी, 1978। पहला तो 1970 में, सेकंड 1978 आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन फ्लड का संबंध कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता है दूध उत्पादन से संबंधित है, किससे है, और दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति पूछा जाए तो याद रखना है व्हाइट क्रांति। कौन सी क्रांति है, व्हाइट क्रांति, सफेद क्रांति, जो श्वेत क्रांति है वो आपको याद रखनी है यहां पर, ठीक है। इस तरीके से यहां पर क्या है प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं बेटा। नेक्स्ट,
अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। लघुरात्मक प्रश्न, लगभग 50 शब्द में आंसर देना है। कितने में देना है? मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर लिखिए। आपको खूब बताया मैंने, मृदा उर्वरता और उत्पादकता आपको याद रखना है। मृदा उर्वरता मृदा के पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता होती है, जबकि उत्पादकता जो होती है वो आपको पता है प्रति हेक्टेयर कितनी उपज हुई है, इस आधार पर अपन इसका आकलन करते हैं। ठीक है, यहां पर ये सारी चीजें याद रखनी है। उर्वरता जो है वो लैब में टेस्ट, एक तरीके से उत्पादकता जो है वो आपको पता है लैब में टेस्टेड नहीं है, ध्यान रखना है। लैब में ये केवल और केवल खेत में ही इसका परीक्षण, इसका टेस्ट किया जाता है कि नहीं है? ये सारी चीजें आपको याद रखना है। उर्वरता को मांग, आपूर्ति, सप्लाई, बाजार के नियम प्रभावित नहीं करते, जबकि उत्पादकता को ये सारे नियम क्या है? प्रभावित करते हैं, याद रखना है। निम्न फसलों के लिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्था लिखिए। अब देखो यहां पर गेहूं के लिए शीर्ष जड़ों का जमाव याद रखना है। ठीक है, शीर्ष जड़ों का जमाव सबसे इंपोर्टेंट CRI अवस्था, क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था जो होती है वो सबसे बड़ी पहली मानी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी होती है, टिल्डरिंग, जॉइंटिंग, इसके अलावा आपको पता है इसमें मिल्क फॉर्मेशन और राइपनिंग स्टेज, ये सारी ध्यान रखना है। सरसों में जैसे अपन यहां पर पुष्पन की अवस्था, दाना बनने की अवस्था। ठीक है, मक्का में जैसे सिल्किंग और टेसलिंग याद रखना है, इसके अंदर सिल्किंग है, टेसलिंग है। इस तरीके से आपको क्या है बेटा? आंसर देने हैं एग्जाम के अंदर, सिल्किंग और टेसलिंग। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता है वर्णात्मक और अवर्णात्मक। वर्णात्मक क्या आपको याद रखना है? सिलेक्टिव। सिलेक्टिव क्या है? पौधे के किसी भी भाग पर जब हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो वो सिलेक्टिव पार्ट को ही किल करता है। ठीक है, खरपतवार नाशी यदि पौधे के सिलेक्टिव चयनित भागों को ही खत्म करता है तो वो याद रखना है चयनात्मक। और नॉन सेलेक्टिव जो है संपूर्ण क्रॉप को एक तरीके से संपूर्ण को ही यहां पर आपको पता है उड़ा देता है, ये नॉन सेलेक्टिव होता है। तो इनके उदाहरण आपको वहां पर एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा रखे हैं आपको सारे। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग एवं मुख्य फल स्त्रोत। अब विटामिन सी जो है हमने खूब पढ़ा है बेटा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और इसके फल जो है जैसे हम बात करें आंवला है, ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अमरूद है। ठीक है बेटा, अमरूद के अलावा आपको यहां पर याद रखना है बेर। तो इस प्रकार के फल जो है इसके अच्छे स्त्रोत माने जाते हैं। ठीक है, टी बडिंग या टी सील्ड कलिका, इनका डायग्राम ये आपको मैंने बना के बता रखा है कैसे आपको कलिका के अंदर रूट स्टॉक के अंदर टी शेप का कट लगाना है। टी शेप की ही आपको कलिका तैयार करनी है, उस पर लगा देना है कि नहीं है? तो इसकी अपन बात करें ये किस में होता है? संतरा में होता है, मौसम्बी में होता है। ठीक है, मौसम्बी है ना। और इसके अलावा अपन बात करें और किस में होता है तो संकर टी गुलाब, संकर टी गुलाब। इन सब के अंदर आपको याद रखना है कौन सा होता है ना? टी बडिंग होता है। फल वृक्षों से पाले से बचाव के लिए आपको खूब पढ़ा रखा है 0.1% H2SO4 का। इसके अलावा आपको पता है वायुरोधी वृक्ष ध्यान रखना है, वायुरोधी वृक्ष उत्तर दिशा में पाले से बचाव के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है विद्युत हीटर का प्रयोग आपकी बुक में दे रखा है। विद्युत हीटर का प्रयोग याद रखना है, हीटर का प्रयोग ये भी अपने को याद रखना है। टाटियां बांधना, धुआं करना, ठीक है, ये सारे के सारे आपको पता है पाले से बचाव के उपाय। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर देना है अपने को। इसके अलावा आपको पता है पादप वृद्धि नियंत्रकों के कोई 3 उपयोग। अब पादप वृद्धि नियंत्रक मैंने आपको पढ़ाए थे, है ना। पादप वृद्धि नियंत्रक सबसे पहले तो आपको जैसे यहां पर AB है, ठीक है, इसके अलावा ऑक्सिन है, ऑक्सिन के अलावा आपको पता है जिब्रेलिन है ना, साइटोकाइनिन है। अब इनके क्या प्रयोग है ना, साइटोकाइनिन है, ये अपने को याद रखना है। ये तो कौन से वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। एक हमारे यहां पर आप जिब्रेलिन कर लो, जिब्रेलिन, ये तीनों तो वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं, जैसे ABA। और एक होता है इथाइलिन, एक होता है MH, ठीक है, मैलिक हाइड्रोजाइड। अब इनके उपयोग जैसे ऑक्सिन जो है आपको पता है फल फूलों को गिरने से बचाता है ना, बीज रहितता को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का प्रेरण करता है। जिब्रेलिन बीज अंकुरण का प्रेरण करता है। ABA पादपों में रंध्रों को बंद करता है। इथाइलिन फलों को पकाने में, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है पकाने में। ठीक है,
और एमएच जो है प्याज के अंकुरण को रोकता है। प्याज के अंकुरण को क्या करता है बेटा? प्याज के अंकुरण को क्या करता है? अंकुरण को रोकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये इनके कुछ काम है, आप डिटेल में किताब में पढ़िएगा, आपको सारा मिलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पशुपालन में प्रजनन प्रबंधन। अब पशु जो है आपको पता है उसमें प्रजनन संबंधित क्या चीजें, उसका मध्यकाल कब आ रहा है, मध्य चक्र कब आ रहा है, उसको उस टाइम कहां रखना है, कहां क्या फैसिलिटी देनी है, क्या उसको खिलाना है, ये सारी चीजें आपको पता है पशु प्रजनन प्रबंधन। तो आपको ये पढ़ना है, बुक में आपको अच्छे से पढ़ाया, नोट्स बनाए हैं, ये याद रखना है। बकरी की टोगनबर्ग नस्ल जो है, टोगनबर्ग घाटियां आपको याद रखना है, इनकी कुछ विशेषताएं आपको याद रखना है। इसमें कैसे, जैसे घुटनों से नीचे के पैर जो है वो सफेद होते हैं, दूध उत्पादक नस्ल है, तो ये सारी विशेषताएं जो है आपको विशेष तौर से इन बकरी के बारे में याद रखना है। मेरिनो याद रखना है, मेरिनो जो है भेड़ की उत्पत्ति स्थान, दो विशेषताएं, भेड़ों की नस्लें आप सारी पढ़ के जाए। मेरिनो जो है आपको पता है ऊन उत्पादन के लिए स्पेन की है, विदेशी है, तो ये सारी चीजें आपको इनके बारे में डिटेल से पढ़ के जानी है। और एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं तो पशुपालन जो है ना बेटा, पशुपालन आपके टोटल याद रखना है 4 लेसन है। कितने हैं? 4 चैप्टर है, और ये 4 चैप्टर 18 नंबर के हैं। कितने हैं? 18 अंक के हैं। तो आपको इनके बारे में डिटेल पूरी अच्छे से पढ़ की जानी है, 18 नंबर नहीं कटने चाहिए। पशुओं में थनैला रोग आपको याद रखना है, थनैला रोग का रोगजनक है, इसके कोई 2 लक्षण वगैरह। तो थनैला में क्या होता है, थन जो होता है आयन सूखकर कठोर हो जाता है, इस तरीके से सारी विशेषताएं आपको याद रखना है। ठीक है, इसका टेस्ट वगैरह, स्ट्रिप कब टेस्ट किया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से इसके अंदर पढ़ के जाने हैं। पशु रोग जो है पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखो जहरबाद रोग के कोई 3 मुख्य, तो यहां पर आपको जहरबाद रोग मतलब कुल मिला के पशु रोग जो है वो आपको कंप्लीट यहां पर पढ़ के जाने हैं। ठीक है, ब्लैक क्वार्टर क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जो जीवाणु है उससे होता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं? वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के कोई 4 लाभ लिखे। अब वर्मी कंपोस्ट आपको पता है केचुए द्वारा निर्मित जो खाद होती है, इसी को वर्मी कंपोस्ट अपन कहते हैं। केचुआ किसान का मित्र होता है। अब वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वर्मी बेड तैयार की जाती है। वर्मी बेड में कचरा डाला जाता है, अपशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं, उसमें केचुए डाले जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए छायादार स्थान होना चाहिए, है नहीं है, तापमान 25 से 30 डिग्री होनी चाहिए, नमी 30%, ये वगैरह वगैरह, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं। ये नहीं आता है तो आपको कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि का आपको पता है। कंपोस्ट बनाने की 3 विधियां पढ़ी थी, इंदौर विधि, बेंगलोर विधि, नाडेप विधि। आपको यहां पर बेंगलोर विधि दिया गया है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जावे। नेक्स्ट, पानक किससे कहते हैं? पानक बनाने की विधि का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, पानक आपको पता है एक लिक्विड पदार्थ होता है, इसका टीएसएस जो है अभी बताया था मैंने 40 होता है, फल भाग इसका 25% होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, हमने काफी अच्छे से नोट्स बनाए थे। नहीं तो आपको जेली बनानी है, आदर्श जेली की पहचान, जेली कैसी होती है? काटने पर चमकदार टुकड़ों में कट जाती है, नहीं, पारदर्शी होती है, अर्ध ठोस होती है, वगैरह वगैरह। ये जेली जो है आपको पता है अमरूद से बनाई जाती है। अमरूद जो है पेक्टिन का अच्छा स्रोत होता है, पेक्टिन का टेस्ट जो है वो जेल मीटर से किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यहां पर। नेक्स्ट देखो, भैंस की मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान, अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके बारे में आपको सारी चीजें लिखनी है। इसका चमकीला शाही रंग होता है, जेट ब्लैक कलर, इसको ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। मुड़े हुए सींग, जलेबी जैसे सींग होते हैं। आपको पता है अच्छी दूध उत्पादक नस्ल मानी जाती है। तो ये सारे पॉइंट मुर्रा के बारे में आपको पढ़ना है। या ये नहीं आता है तो आपको ऊंट की जैसलमेरी याद रखना है। बीएसएफ के जवान, पुलिस के जवान इस ऊंट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़नी है। फिर यहां पर सेक्शन डी, जिसमें आपको 200 प्रश्नों के अंदर उत्तर देना है। जैसे यहां पर बाजरे की वैज्ञानिक खेती का वर्णन, आपको कुछ पॉइंट दे देंगे, इनके अंदर आपको इसका वर्णन, जैसे मृदा और जलवायु, कैसी मृदा चाहिए, लगभग सभी फसलों के लिए मैंने बताई थी। दोमट मृदा बेस्ट रहती है। 4 उन्नतशील किस्में सारी आपको बता रखी है, बीज दर बता रखी है, उपज प्रति हेक्टेयर। तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ के जाना है। मान लो ये क्रॉप नहीं आती है तो इसके अथवा में दूसरी क्रॉप आएगी, सरसों की वैज्ञानिक खेती। अब यहां पर क्रॉप का एक सिद्धांत है, आपकी जो फसल है वो लगभग यहां पर कितनी है, 30 फसल है। ठीक है, अब 30 फसल को याद करना यहां पर बड़ा मुश्किल है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें जो अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली
6 फसलें हैं अनाज वाली, जो कितनी फसलें हैं, 6 फसलें, इनको अच्छे से पढ़े आप, क्योंकि आपको पता है एक अनाज वाली दी जाएगी, बाकी 1% अन्य फसलों में से दिया जाएगा, अन्य फसलें जो है उनमें से दिया जाएगा, आपको याद रखना है। जैसे यहां पर भी मॉडल पेपर के अंदर देखो एक अनाज वाली दी है, एक मॉडल पेपर में देखो आप लोग, यहां पर मॉडल पेपर जो अपन ने बनाया है, यहां पर बाजरा दिया है जो अनाज वाली फसलों में, और एक फसल जो है अन्य में आ रही है। तो आप जो है बेटा 6 अनाज वाली को अच्छे से याद करें, ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इससे 24 6 ये याद कर ली, बची 24, उनमें से मान लो आपको नहीं आती है तो कम से कम आप अनाज वाली तो कर पाओ, है ना। अब यहां पर देखो अन्य फसलों में सरसों दे दी है, अब सरसों के लिए ये पॉइंट आपको, हालांकि मैंने आपको 30 की 30 फसलें पढ़ा रखी है और हर एक फसल का अच्छे से नोट्स भी अपन ने बना रखा है, तो कोशिश कीजिए अनाज वाले को अच्छे से याद करें, लास्ट टाइम पे ऐसे आप काम करोगे बढ़िया रहेगा। फिर अमरूद की वैज्ञानिक खेती का, अब फल भी 12 है कि नहीं है, फलों के बारे में भी अपन ने सारी डिटेल देखी है। तो जैसे यहां पर अमरूद के बारे में भूमि और जलवायु, 4 उन्नतशील किस्में, इसकी उन्नतशील, अब उन्नतशील किस्में बहुत सारी है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सी कहां से विकसित की गई है उसका नाम, नहीं, आपको केवल सीधे सीधे 4 नाम लिखने हैं, है कि नहीं है। जैसे अर्का मूल्या, अर्का किरण, अर्का रश्मि है कि नहीं है, यहां पर इलाहाबाद सफेदा, सफेद जाम है ना, ये सारी, लखनऊ 49 है, ललित है, श्वेता है, ये सारी आपको इस तरीके से याद रखनी है। पादप प्रवर्धन, स्टूलिंग, माउंट लेयरिंग, लगाने की विधि, इसकी दूरी वगैरह, कब लगाया जाता है, कितने डिस्टेंस पे लगाया जाता है, कितने साइज का गड्ढा खोदा जाता है, इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। ठीक इसी तरीके से देखो अंगूर, यदि यह नहीं आता है तो अंगूर, इसके अथवा में दूसरा मिलेगा अंगूर, अंगूर के बारे में भी 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, भूमि और जलवायु, 4 उन्नतशील किस्में, पादप प्रवर्धन, लगाने की विधि, तो ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ा रखी है। अब यहां पर तो क्या है, अपन हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते ठीक है, फिर भी यहां पर जैसे यहां पर आपको पता है उचित जल निकास वाली दोमट मृदा है, 4 उन्नतशील किस्में जैसे अपन बात करें अर्का हंस है, पूसा नवरंग है, पूसा उर्वशी है, थॉमसन सीडलेस है, ठीक है। पादप प्रवर्धन जो है कठोर तना कलम से होता है, लगाने की विधि आपको पता है, इसको 3 × 3 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, ये आपको एक पैटर्न मैंने बताया है, आंसर देने का तरीका आपको बताया है, तो निश्चित तौर पे आप क्या है ऐसे ही एग्जाम में तैयारी करके जाएंगे और बेहतरीन आपको फायदा मिलेगा। तो ये अपना एक मॉडल पेपर हुआ है। अगले मॉडल पेपर के साथ, या मैं कहूं संपूर्ण एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपन एक बार चर्चा करेंगे और उनके आंसर्स कैसे देने हैं इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।